जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करें क्लास 10th में जो हम लोग अग्रवाल अनसॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अनसॉल्व पढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज हम लोग जो है लगातार 2023 कंटिन्यू सेट कर रहे हैं। आज हम लोग सेट जो है 4 EM करेंगे। ठीक है, 4 EM करेंगे। तो 4 के EM में क्या है, आपके पास सबसे पहले MCQ करेंगे, क्योंकि 20 MCQ हमारे पास दिए गए हैं। अब की बार 20 MCQ है, और आपको बता दें कि जो पुराने वीडियोज है और रिकॉर्डिंग वीडियोस है उसमें 20 MCQ नहीं है, उसमें कम MCQ है। तो जो भी एक्स्ट्रा MCQ है ना, उसमें जो भी आपको डाउट हो तो आप लोग उसको ना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, तो उसको हम आपको विधि समझा के आपको जो है प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसके MCQ को क्लियर करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे है कि एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, तो वह किस लेंस का होगा। अब देखो, जब हमने अवतल दर्पण पढ़ाया था तब भी आपको यही हमने बताया कि हमने जब प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो पुनः फिर वक्रता केंद्र से होकर ही आती है, और जब लेंस में प्रकाशिक केंद्र से होकर किरण जाती है तो फिर सीधी निकल जाती है। तो प्रकाशिक केंद्र से अगर किरण जा रही है तो फिर वो सीधी निकल जाएगी। मतलब समझना, जैसे आपका ये कोई कौन सा लेंस है, किसी लेंस के भीतर, चलो हम लोग उत्तल लेंस बना के आपको समझाते हैं। जैसे कोई एक ये लेंस है और ये लेंस है और ये लेंस का मुख्य अक्ष है, और ये है प्रकाशिक केंद्र पर अभिलंब, क्योंकि यहाँ पर है प्रकाशिक केंद्र। एक किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है, जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वो किरण फिर सीधी निकल जाती है ऐसे। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र। तो पहला ऑप्शन, तो पहले का हमारे पास कौन सा सही है, सी सही है, प्रकाशिक केंद्र। कौन सा, प्रकाशिक केंद्र। इसके बाद एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। अब देखो, अभी बताया तुमने एक किरण अवतल दर्पण के, तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक दबा हुआ हो और पॉलिश उभरा हुआ हो, इस प्रकार से इसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है। मान लो कि ये प्रकाशिक केंद्र है और इस प्रकार से किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है। अगर किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है तो पुनः फिर वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो फिर पुनः वक्रता केंद्र पर वापस लौट आती है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास शून्य अंश का कोण बनता है। यहाँ पर अगर कोण की बात की जाए तो 180, क्योंकि सीधी निकल गई ना, सीधी निकल गई। अगर किरण सीधी निकल जाए तो 180 डिग्री, और अगर रिटर्न आ जाए तो उसे कहते हैं हम लोग 0 डिग्री। जैसे मान लो कि अगर ये किरण शून्य, कैसे, अब किरण मान लो कि यहाँ से ये तो 0 डिग्री हो गया, और यहाँ से आकर फिर किरण यहाँ से फिर ये सीधे निकल जाए, सीधे अगर निकल जाए तो इसे कहते हैं 180 डिग्री। तो हमारे पास शून्य, यानी दूसरे का जो आंसर होगा, दूसरे का आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, 0 डिग्री। कौन सा, यानी सी पार्ट 0 डिग्री। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, ये तीसरे में ये तो समझ में आया ना। अगर किरण ऐसे आकर फिर पुनः इसी मार्ग से वापस जा रही है इसलिए 0 है, अगर सीधी निकल जाती तो फिर 180। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग तीसरा, एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है। सामान्य आंख वाला व्यक्ति है और वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से। अब देखो, एक चीज बता दे कि एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है, तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष हम लोग पढ़ चुके हो, जिसमें निकट दृष्टि दोष में निकट क्लियर और दूर दृष्टि दोष में दूर क्लियर। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति तो सुस्पष्ट सही ढंग से वो देख रहा है। ठीक है, तो यदि वस्तु की दूरी आंख से, तो वस्तु की दूरी आंख से कहाँ पर होनी चाहिए, आपको बता दे कि 25 सेंटी पहला ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर से 100 मीटर के बीच, 50 सेंटीमीटर से 100 मीटर के बीच। नंबर 2 है 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच। नंबर 3 है 100 सेंटीमीटर से 1000 मीटर के बीच। और एक है आपके पास 25 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच। अब व्यक्ति जब उसकी स्वस्थ आंखें ठीक है और व्यक्ति सही ढंग से देख भी रहा है, इसका मतलब है फिर वो अनंत तक देख सकता है, व्यक्ति अनंत तक देख सकता है। बाकी सब में बाउंडेशन है। 50 सेंटीमीटर तो ठीक है, लेकिन 100 मीटर के बीच, जब आंखें सही है तो 100 मीटर के बीच क्यों देखेगा व्यक्ति फिर अनंत तक देख सकता है। तो
अनंत तक। तो इसी क्लियर के अनुसार हम लोग बी पार्ट सही कर लेंगे। तो तीसरे का बी पार्ट 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच। तो तीसरे का हमारे पास कौन सा सही है? तीसरे का बी पार्ट है 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच। ठीक, अनंत के बीच हो, यहां तक व्यक्ति सही देख सकता है। हाँ, यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर चौथा, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाता है तो परिपथ में धारा हो जाएगी। अब एक चीज ध्यान रखना कि किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए, विभवांतर स्थिर है, विभवांतर क्या है? स्थिर है। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे हमने आपको दोनों परिपथ पढ़ा दिए थे, समान पार्श्वक्रम परिपथ और मतलब समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। समांतर क्रम को पार्श्वक्रम कहते हैं। अगर हम लोग v को स्थिर रखते हैं तो धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, अगर धारा को स्थिर रखते हैं तो v के मान में परिवर्तन करते हैं। ये तो हमने आपको टॉपिक में क्लियर करवा दिया था। अभी इसका कहना क्या है? कहना है किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाए तो परिपथ में धारा हो जाएगी। अब एक चीज आपको बता दे कि ओम के नियम में आपको क्लियर कराया था हमने, ओम के नियम में कि जो V है वो अनुक्रमानुपाती है धारा I के, ठीक है, और जो I है वो व्युत्क्रमानुपाती है प्रतिरोध के। अर्थात आप लोग ऐसे भी कह सकते हो कि जो प्रतिरोध है ये व्युत्क्रमानुपाती है 1/I के। तो यहां पर समझना, अगर V के मान को बढ़ाओगे तो धारा के मान में भी वृद्धि होगी, अगर धारा के मान में वृद्धि करोगे तो प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा, अगर प्रतिरोध बढ़ाओगे तो धारा के मान में कमी होगी। तो मतलब आप लोग समझना यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध को 3 गुना कर रहे हो तो मतलब धारा के मान में कमी आ जाएगी। तो धारा कितनी गुनी हो जाएगी? 1/3। देखो 3 गुनी नहीं होगी, 1/4 नहीं होगी, 2 गुनी नहीं होगी, 1/3 हो जाएगी। मतलब धारा, मतलब समझना जैसे प्रतिरोध यानी R बराबर अगर 3 ओम है तो धारा पता है कितनी हो जाएगी? धारा 1/3 एम्पियर कम हो जाएगी, बटे में आ जाएगी, क्योंकि बटे में आ जाएगी धारा। तो हम लोग कहेंगे कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? तो चौथे का चौथा सही है, चौथे का डी पार्ट। तो चौथे का डी पार्ट सही है 1/3। 1/3 यहाँ पे समझना, V में अगर वृद्धि करोगे तो धारा में वृद्धि होगी, और R में वृद्धि करोगे तो फिर प्रतिरोध में, R में वृद्धि करोगे तो धारा में कमी आ जाएगी, धारा में वृद्धि करोगे तो प्रतिरोध में कमी होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 5, किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है, 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग आते हैं, प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। अब देखो विद्युत ऊर्जा खपत हो किसी मकान में 200 वोल्ट, तो आप लोग कहोगे 200 वोल्ट, अर्थात आप लोग कहोगे कि V बराबर जो है 200, V बराबर क्या है 200, और 100 ओम और 200 ओम की 2 विद्युत बल्ब है। तो आप लोग कहोगे क्योंकि हम लोग घरों में क्या है 100 और 200, ठीक है, कि 1 घंटा प्रयोग में लाते हैं, तो R बराबर हम लोग कहेंगे R बराबर 100 प्लस 200 अर्थात 300 ओम, 300 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर और प्रतिदिन 1 घंटा, तो घंटा बराबर 1, घंटा बराबर 1 घंटा, ठीक है, प्रतिदिन। तो विद्युत ऊर्जा की खपत होगी, विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। तो देखो विद्युत ऊर्जा की खपत क्या हो जाएगी? हम लोग कहेंगे इससे हम लोग T से दर्शाते हैं, हाँ। तो विद्युत ऊर्जा की खपत, अब यहाँ पर ऊर्जा को लिखते हैं हम लोग W से। W बराबर फार्मूला क्या होता है समझना, W बराबर फार्मूला होता है I² RT। W बराबर फार्मूला क्या होता है? I² RT। यहाँ पर अब प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। आपको एक चीज और बता दें कि विद्युत ऊर्जा बराबर हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर वाट, ठीक, समझना, वाट इंटू घंटे इंटू एम्पियर, एम्पियर, ठीक है,
बटे और भी जो भी मान है जोड़कर बटे क्या होता है 1000। तो यहाँ पर हम लोग इसे तो W से ही लिख रहे हैं, इसे किससे लिख रहे हैं, W से ही लिख रहे हैं। और यहाँ पर समझना हमारे पास V का मान क्या है, V का मान जैसे बोल्ट भी होता है यहाँ पर, हाँ, तो V का मान क्या है 200। V का मान क्या है 200 इंटू हमारे पास समय क्या है 1 घंटा, तो 1 इंटू एम्पियर यानी क्या और 200 300, तो ये हो जाएगा 300 और बटे 1000, बटे क्या हो जाएगा 1000। और कोई मान है क्या, नहीं, और को कोई मान नहीं है। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, तो यहाँ पर 200 है, 200 वोल्ट, ठीक है, 100 ओम और प्रतिदिन प्रतिदिन 1 घंटा, प्रतिदिन 1 घंटा और प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। तो हम लोग क्या करेंगे 1020 1020, ठीक, और ये 10 से 10 हम लोग कैंसिल कर लेंगे, 10 हम लोग क्या कर लेंगे कैंसिल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 60 वाट इंटू घंटा, तो ये हो जाएगा 60 वाट इंटू घंटा, ठीक, 2 तिया 6 10, हाँ ठीक है, 60 वाट इंटू घंटा। कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, बी पार्ट सही है। तो हम लोग कहेंगे जो हमारे पास पांचवा है, पांचवे का बी पार्ट सही है, ये पांचवे का कौन सही है, बी पार्ट सही है, 60 वाट और घंटा, ठीक। अब देखो आपका, हाँ 6 नंबर, किसी गोली दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां 25 सेंटीमीटर है, संभवतः दर्पण एवं लेंस है। किसी गोली दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर है। तो माइनस का मतलब क्या होता है, अवतल। अब चाहे वो लेंस हो और चाहे वो दर्पण हो, तो फिर हमारे पास क्या है, किसी गोली दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 है, तो मतलब इसका मतलब है दोनों ही अवतल है। तो अर्थात हम लोग कहेंगे 6 का हमारे पास कौन सही है, 6 का डी पार्ट सही है। दोनों के दोनों क्या है, दोनों अवतल है, क्योंकि अवतल में माइनस में होते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम 4 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः होंगे। देखो तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है, समझना, क्वेश्चन नंबर 7 में है आपके पास 2 ओम, तो R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 4 ओम और R3 बराबर 6 ओम और धारा I बराबर 2 एम्पियर और प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर प्रत्येक के, यानी प्रत्येक के, तो V1 क्वेश्चन मार्क, V2 क्वेश्चन मार्क और V3 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर समझना तीनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया श्रेणी क्रम। यहाँ पर हम लोग R बराबर हम लोग क्या करेंगे, R1 यानी 2 4 और 6 अर्थात 12 ओम। अब यहाँ पर हम लोग ओम का नियम लगा देंगे। ओम का नियम हमारे पास I है ना। अब एक चीज ध्यान रखना, हम लोग चाहे तो डायरेक्टली ये हम लोग ना लगाते तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर समझना आप लोग V1 ज्ञात करेंगे तो ओम का नियम लगा देंगे। तो ओम के नियम से V बराबर आई आर, क्या होता है, V बराबर आई आर, ठीक है। तो यहां पर इस तो श्रेणी क्रम में है, तो प्रत्येक के लिए तो इसी प्रकार V1 बराबर आई R1, तो V1 बराबर I के जगह हम लोग लिखेंगे 2 और R1 के जगह लिखेंगे 2, तो ये जाएगा 4 वोल्ट। और V2 बराबर ये हो जाएगा I R2, तो V2 बराबर I का मान है 2, R2 का मान है 4, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और V3 बराबर ये हो जाएगा 2 इंटू 6, तो 6 दूनी 12 वोल्ट। तो आंसर हमारे पास है 4 वोल्ट 8 वोल्ट और 12 वोल्ट। तो 4 8 12 पहला ही ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास,
पहला ऑप्शन हमारे पास सही है। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ही ऑप्शन सही है। इसके बाद अब आगे हम लोग केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में क्या है कि Zn H2SO4 और Zn SO4 और हाइड्रोजन NH2 अभिक्रिया है। एक चीज आपको बता दें कि Zn SO4, ठीक, Zn SO4 क्या है कि Zn SO4 प्लस ना Zn प्लस H2SO4 रिएक्शन Zn SO4 प्लस H2। यहाँ पर देखो H2 का विस्थापन हुआ, तो इसे हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा पार्ट सही है हमारे पास? बी पार्ट सही है, विस्थापन अभिक्रिया। क्या है ये? विस्थापन अभिक्रिया, क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक, अब देखो 9 में Na2CO3 का प्रचलित नाम है। तो Na2CO3 को हम लोग कौन सा सोडा कहते हैं? धावन सोडा कहते हैं, धोने का सोडा। इसमें 10H2O नहीं है, बशर्ते फिर भी ये धावन सोडा है। ठीक है, तो Na2CO3 इंटू 10H2O, उसे भी धावन सोडा कहते हैं और इसे धावन सोडा कहते हैं। तो कौन सही है आपके पास? बी पार्ट सही है। इसके बाद निम्नलिखित में से क्षार धातु है, तो Na, Fe, Mg और Au। Na जो है एक क्षार धातु है। Na क्या है? Na एक क्षार धातु है। कॉलम ए और कॉलम बी को आपको मिलाना है, तो हाइलो एल्केन, एल्कोहल, कीटोन। देखो ये जो कॉलम ए और कॉलम बी है, ये सेट हम 3 में मिला चुके हैं। 3 है ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ, 3 में हम मिला चुके हैं। ठीक है, तो 3 का 12 नंबर क्वेश्चन था, इसमें 11 नंबर क्वेश्चन है। तो आप लोग उसको आसानी से आप लोग देख सकते हो 12 नंबर क्वेश्चन में। ठीक, तो अब देखो फिर भी इसको हम बता देते हैं, आपको ऐसे ही बता देते हैं। ठीक है, उसमें भी देख लेना। हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन का मतलब जहाँ हाइड्रोजन हो वहाँ उसको ढूंढो। हाइड्रोजन का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कहीं है? देखो जरा। हाँ, तो दूसरा नंबर, तो ए को मिला दो दूसरे नंबर से, ए को मिला दो दूसरे नंबर से। और फिर है हाइलो नहीं, दूसरा बी पार्ट है एल्कोहल, तो ओ एच ढूंढो। ओ एच चाहो उसे एल्कोहल कहेंगे, तो बी को मिला दो पहले से। देखो ओ एच है भी पहले में। फिर है कीटोन, कीटोन जिसमें CO हो उसे ढूंढो, तो CO देखो आपका चौथे में है, तो तीसरे को सी को मिला दो चौथे से, और चौथे को मिला दो जो बचे हुए एल्कीन है। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड किस में है आपके पास? तीसरे में, तो तीसरे से मिला दो बस। क्षार धातुएं है, तो आपको पता है कि सोडियम क्षार धातु है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीनों क्षार धातु है। तो देखो कहाँ है? देखो जरा, देखो जरा। हाँ, बी पार्ट। तो 12 नंबर का कौन सा सही है? बी पार्ट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एल्काइन का सामान्य सूत्र है। देखो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है आपको बता देते हैं कि CnH2n+2 हो तो ये होता है एल्केन, ये होता है एल्केन। और CnH2n ये होता है एल्कीन, ये होता है एल्कीन। और CnH2n-2 ये होता है एल्काइन, ये होता है आपका एल्काइन। ठीक, ये होता है एल्काइन। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n-2। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 14 यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या है? पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषण जल व खनिज लवणों का परिवहन किसके माध्यम से होता है? आपको बता दें कि बार बार हम क्वेश्चन आपको कई बार बता चुके हैं कि भोजन का संवहन होता है फ्लोएम द्वारा और जल का संवहन होता है जड़ों द्वारा, मतलब जाइलम द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपको? देखो जरा, पहला ऑप्शन सही है, जाइलम। स्वस्थ मनुष्य में 15 नंबर, स्वस्थ मनुष्य में रक्त दाब यानी बीपी होता है। देखो आपको बता दें कि बहुत से स्टूडेंट्स गलत करके आ जाते हैं, तो आपको बता देते हैं कि 15 नंबर का जो है आपके पास ये होता है 120 या 80। ठीक, तो स्वस्थ मनुष्य का सामान्य यानी रक्त दाब यानी बीपी क्या होता है? 120/80। अब लोग बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं? 80/120 करके आते हैं, ये गलत है। नहीं, 120 के और 80 के बीच होना चाहिए, तो 120 या 80। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है तो चमगादड़ और पक्षियों के पंख है, तो पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चमगादड़ और पक्षियों के पंख। अब देखो 17 नंबर, मेंडल को तो कई बार बता चुके, मटर के पौधों में प्रयोग किया था। मेंडल के अनुसार मटर के पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार के लक्षण व्यक्त करते हैं? कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर। तो इसमें शुद्ध लंबे है सभी, इनका कहना है झुर्रीदार भी है, तो झुर्रीदार देखो सी पार्ट सही है, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो ये देखो शुद्ध लंबे और झुर्रीदार भी है, तो कैपिटल टी ये लंबे है और स्मॉल आर ये झुर्रीदार है। ठीक है, रिंकल।
18 नंबर में द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? इसमें लिंग की सहायता से जनन ना हो तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और द्विखंडन का मतलब होता है द्विभाग, दो भाग हो जाए इसके। तो ऐसा कंडीशन किसके होते हैं? अमीबा में, ठीक है, अमीबा। तो द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? अमीबा में। इसके बाद 19 नंबर, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? ये तो बहुत से बच्चे जानते ही, आपको इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी, इंसुलिन की कमी से। पहला ऑप्शन सही है। जठर ग्रंथियां उपस्थित होती है, तो जठर ग्रंथियां आमाशय में होती है, जिससे जठर रस का श्रावण होती है, उससे ठीक है जठर रस निकलते हैं। तो ऑप्शन क्लियर है। अब देखो हम लोग फिजिक्स, तो फिजिक्स का हम लोग मतलब अब करेंगे बड़ा वर्णात्मक प्रश्न है, तो इससे पहले देखो हटा देते हैं फिर करते हैं। अब देखो हम लोग करेंगे जो है फिजिक्स में यानी वर्णात्मक प्रश्न, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को स्पीड में हमने एक्सप्लेन करा दिया ना एमसीक्यू। चलो फिर भी कोई डाउट हो तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा दिया हमने। देखो अब देखो हम लोग करेंगे उपखंड का को अब चलो आराम से ही बताएंगे आपको, ठीक है। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? इनके नाम लिखिए। किसी गोली दर्पण की वक्रता, केंद्र एवं मुख्य फोकस के अक्ष की परिभाषा लिखिए। और एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दर्पण के, चलो ये तो सवाल है, सबसे पहले जो इनका कहना है बस वही करते हैं, ठीक है। तो समझना सबसे पहले इनका कहना क्या है। इनका कहना है कि गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, एक चीज आपको विशेष ध्यान दिला दे कि कोई भी खंड हो उसको अलग अलग पेजों में बोर्ड एग्जाम में करोगे। खंड का, खंड खा, खंड गा अलग अलग। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री अलग अलग टीचर चेक करेंगे। केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक टीचर चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप लोग लिखोगे उत्तर एक, ठीक। एक में कई क्वेश्चन हैं। सबसे पहली बात तो है गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। आपको बता दें गोली दर्पण जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? अब समझना, ये तो है गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं गोली दर्पण। तो गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक उत्तल दर्पण, नंबर दो अवतल दर्पण। तो गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? नंबर एक उत्तल दर्पण, नंबर दो अवतल दर्पण। अगर पूछे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण एक गोली दर्पण और एक समतल दर्पण, ठीक है। और तो एक समझना, गोली दर्पण, समतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण। लेकिन हम लोग अगर गोली दर्पण की बात कर रहे हैं तो केवल उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसके नाम लिखिए। तो इसके नाम हो गए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। किसी गोली दर्पण के वक्रता, केंद्र एवं मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए। गोली दर्पण, तो दर्पण क्या है जानते हो? दर्पण जैसे एक गोला है, एक गोले का ही भाग है। अगर गोले को बीच से काट दिया जाए तो इससे हम लोग दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण के दो भाग हो जाते हैं। अगर हमारा उभरा हुआ पृष्ठ पर पॉलिश हो, उभरा हुआ पृष्ठ पर पॉलिश हो तो इसे कहते हैं हम लोग अवतल। और दबे हुए भाग पर पॉलिश हो तो इसे कहते हैं हम लोग उत्तल, ठीक, इसे कहते हैं उत्तल। तो इसी प्रकार और एक गोले में, मैथमेटिक्स में हम लोग जानते हो कि गोले के बीच केंद्र को हम लोग कहते हैं केंद्र, यानी इसे कहते हैं वक्रता केंद्र। और क्या है? मुख्य अक्ष। अगर अब समझना, थोड़ा सा आपको अलग बना के दिखाते हैं। जैसे कोई एक दर्पण है, हम यहाँ पर अवतल दर्पण ले रहे हैं, ठीक है, ये अवतल दर्पण। यहाँ पर क्या है? ध्रुव। बीच में क्या है? ध्रुव। दर्पण के बीच में क्या है? ध्रुव। और दर्पण कहीं ना कहीं केंद्र है, यानी जो रेखा ध्रुव से होकर जाती, वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है। जो रेखा वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है और रेखा सीधी निकल जाती है, इस प्रकार से सीधी निकल जाती है, ठीक है, वक्रता केंद्र से ध्रुव से होकर जाती है, वो सीधी रेखा निकल जाती है, उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर से एक बार, तो हेडिंग क्या डालोगे आप लोग? हेडिंग डालोगे मुख्य अक्ष। तो इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। इस पूरी रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष,
तो आप लोग क्या लिखोगे, वह रेखा जो C तथा P से होकर सीधी निकल जाती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, जो रेखा, अब देखो दर्पण जिस गोले का भाग है, दर्पण जिस गोले का भाग है, वो एक गोला है, उसके बीच उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो हेडिंग क्या डालोगे आप लोग, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो दर्पण का मतलब हो गया है, हम यहाँ पे ये तो नहीं देंगे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, इसलिए हम कह रहे हैं दर्पण, दर्पण जिस गोले का भाग है। तो दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। बस बात खत्म। ठीक, हाँ, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, बहुत अच्छी बात है। तो यह बराबर 30 सेंटीमीटर, ठीक है, यह बराबर 30 सेंटीमीटर। दर्पण के प्रमुख 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई को लिखते हैं हम लोग I से, मतलब सॉरी O से। O बराबर क्या है, 5 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, मतलब U बराबर -30 सेंटीमीटर। क्योंकि हम लोग देखो किरण इधर की ओर जा रही है, बस तो हम लोग इधर की ओर नापेंगे, बस तो इधर रखी है ना, इधर की ओर नापेंगे, इसीलिए हम लोग इस किरण के विपरीत दिशा में आएंगे, इसीलिए U माइनस में। ठीक, U क्या है, माइनस में। और उत्तल दर्पण की बात है, हाँ समझना। और प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार एवं प्रकृति क्या चीज है। प्रतिबिंब की स्थिति V बराबर क्वेश्चन मार्क और I बराबर भी क्वेश्चन मार्क। सबसे पहली बात तो हम लोग दर्पण सूत्र लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दर्पण सूत्र। तो हम लोग लगा देंगे इसमें दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। अगर लेंस की बात करो तो लेंस में माइनस लेते हैं, दर्पण में P प्लस लेते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे मान रखेंगे। जब मान रखेंगे तो 1/30 बराबर 1/-30 -30 है प्लस 1/, चलो यहाँ पे लिखना चाहिए B लिख देते हैं, B है, इसे पक्षांतर करो तो 1/B बराबर 1/30 प्लस 1/30, पक्षांतर करेंगे प्लस में, तो 1/B बराबर, दोनों का एलसीएम बराबर है तो ऊपर 1 और 1 2, 2/3, 2 एकम 2, 2 पंद्रह 30, तो V बराबर क्या जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो V तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, हम लोगों ने V हमारे पास क्या है 15 सेंटीमीटर। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि m बराबर -B/U और ये होता है I/O। m बराबर -B/U और I/O, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस V का मान क्या है -15, U का मान क्या है -30 और I का मान क्या है, I का मान तो हम लोग ज्ञात करेंगे, O का मान क्या है हमारे पास 5, तो 15 दूनी 30, ठीक। तो 1/2 बराबर I/5, ये ऊपर, तो I बराबर 5/2 अर्थात I बराबर 2.5 सेंटीमीटर। तो बस इतना ही। तो आप तो कुछ पूछा नहीं गया इसमें ना, और तो कुछ नहीं पूछा गया है, तो बस यही फिर आंसर है, यही आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, आग की समंजन क्षमता का अर्थ बताइए। किसी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने पर किरण आरेख बनाइए। जबकि अब समझना,
कि आपकी समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं? नेत्र द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब समझना, जैसे मान लो कि आप लोगों के विद्यालय में लंच के समय आप लोग छत पे खड़े होकर नीचे के बच्चे को आप लोग देखोगे, विद्यार्थियों को देखोगे, आप लोग छोटे छोटे देखोगे। जब वही विद्यार्थी आपके पास आ जाए तो आप लोग बड़े आकार में देखोगे। मतलब नेत्र द्वारा किसी वस्तु के फोकस को समायोजित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी नेत्र द्वारा किसी वस्तु को देखकर पहचानने की क्षमता को समंजन क्षमता कह रहे हैं। आप लोग वीडियो में देख रहे हो, अगर धुंधली दिखे तो समझ जाओ कि समंजन क्षमता भी यहाँ पर भी है। आप क्लियर दिखे तो ये भी समंजन क्षमता है। आप लोग अगर पास लाके देखोगे तो कुछ स्पष्ट नहीं देख पाओगे, दूर जाके देखोगे तो स्पष्ट देखोगे। तो इसे कहते हैं समंजन क्षमता। नेत्र द्वारा वस्तु को देखकर समझने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। तो हेडिंग क्या डालोगे? समंजन क्षमता। उत्तर दूसरे का नहीं, दूसरा ही है, कोई का वगैरह नहीं है। तो हेडिंग डालोगे समंजन क्षमता। हाँ, समंजन क्षमता। तो समंजन क्षमता किसे कहते हैं? आंख द्वारा किसी वस्तु के फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक, अब इसमें कहना है कि एक उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख बनाइए जबकि वस्तु लेंस व 2f के दूरी पर हो और 2f व अनंत के बीच हो। तो देखो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो किरण आरेख बनाने के लिए है, चलो बना देते हैं। वैसे हम सेट है, इससे पीछे हम करवा चुके थे आपको। चलो बना देते हैं। नंबर 1 आ में, जब वस्तु 2f लेंस से 2f दूरी पर हो, लेंस से 2f दूरी पर हो। लेंस, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? वह लेंस जो किनारों पर पतला बीच में मोटा हो उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, देखो जब वस्तु अनंत और 2f के बीच हो, हाँ, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि एक हम लोग मुख्य अक्ष डाल देंगे। ये प्रकाशिक केंद्र पर अभिलंब, ये प्रकाशिक केंद्र है। यहाँ पर प्रथम फोकस, यहाँ पर द्वितीय फोकस 2f1 और यहाँ पर f1। ठीक है, यहाँ पर f2 फिर 2f2। ठीक, ये प्रकाशिक केंद्र C, वक्रता केंद्र वगैरह भी है इसमें। अब वस्तु कहां पर है? वस्तु जो है, वस्तु से लेंस से 2f दूरी पर है और एक है वस्तु 2f एवं अनंत के बीच है। एक है वस्तु जो है 2f दूरी पर है, ठीक है, और एक जो है वस्तु अनंत पर है। अब समझना, पर एक काम करते हैं कि यहां पर आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी वस्तु से कितने किरणें निकलती है? 2 किरणें निकलती है। 2 किरणें अपवर्तन के पश्चात जहां पर मिलेंगी वहां बनेगा प्रतिबिंब। मतलब इनका कहना क्या है? इनका कहना है कि वस्तु लेंस से 2f दूरी पर है, वस्तु लेंस से 2f दूरी पर है, तो यहां पर ही हम लोग वस्तु रखेंगे। यानी A और B, ये क्या है? वस्तु। वस्तु से कितने किरणें निकलेंगी? 2 किरणें। इस प्रकार से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर है और एक किरण जाएंगे वक्रता केंद्र से, सॉरी प्रकाशिक केंद्र से।
इस प्रकार से जो किरण प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है फिर वो किरण सीधी निकल जाती है, और जो किरण मुख अक्ष के समांतर होकर जाती है वो फिर फोकस से होकर जाती है, और दोनों किरणें जहां पर मिलेंगे वहां बनेगा प्रतिबिंब। तो यहाँ पर इस प्रकार से जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों किरणें मिल रही है, यहाँ बना प्रतिबिंब, इस प्रकार से यहाँ बना प्रतिबिंब। तो जो ए डैश और बी डैश है ये क्या है, प्रतिबिंब, जो कि उल्टा है, जो कि क्या है, उल्टा है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने 2f2 लिया था। अब दूसरा कंडीशन में क्या है, जब वस्तु 2f व अनंत के बीच हो, बा पार्ट में क्या है, 2f व अनंत के बीच हो, 2f व अनंत के बीच। तो ये हम लोगों ने लिया उत्तल लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा है, ये प्रकाशिक केंद्र पर अभिलंब, और ये मुख अक्ष, ये प्रकाशिक केंद्र। मान लो कि यहाँ पर 2f है और यहाँ पर आपके पास अनंत है, तो ये अनंत है, यहाँ पर अनंत है, 2f और अनंत के बीच। तो ये वस्तु रखी हुई है, वस्तु में दो किरणें निकलेंगी, दो किरणें, एक किरण मुख अक्ष के समांतर होकर जाएंगी, दो किरण मुख अक्ष के समांतर होकर जाती है, वो फिर आपके पास फोकस से होकर जाएंगी, ये द्वितीय फोकस, तो द्वितीय फोकस से होकर जाएंगी, यहाँ पर द्वितीय फोकस है। एक किरण प्रकाशित केंद्र से होकर जाएंगी, जो किरण प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है वो सीधे निकल जाती है। तो यहाँ बना आपके पास ए डैश बी डैश बना वस्तु, सॉरी प्रतिबिंब। फिर से एक बार समझ लो, जब भी प्रतिबिंब बनाते हैं तो हमेशा दो किरणें निकालते हैं, जो किरण मुख अक्ष के समांतर होकर जाएंगी वो फोकस से होकर जाएंगी, अपवर्तन जो प्रकाशित केंद्र से होकर आती है वो सीधे निकल जाती है, ठीक है। अब इतने को करो शॉर्ट, आगे सॉल्व करने के लिए। लो क्वेश्चन नंबर अब लोग 3 को देखो। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन की दो लाभों का उल्लेख कीजिए और दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान आप लोग ज्ञात कीजिए। देखो आपको बता दें कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम, दो क्रम हम लोग पढ़ते हैं, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। देखो श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट प्रतिरोध जोड़ते हैं। और समांतर क्रम अर्थात पार्श्व क्रम, तो समांतर क्रम में हम लोग कहते हैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब देखो ये फार्मूला है, अगर हम लोग R का मान समझना, R का मान हम लोग R1 बराबर हम लोग रख रहे हैं 2 4 6। तो इसमें अगर हम लोग श्रेणी क्रम की बात करें तो श्रेणी क्रम में अगर हम लोग बात करें तो तुल्य प्रतिरोध जो है, तुल्य प्रतिरोध हम लोग कितना प्राप्त करेंगे, 2 + 4 + 6, अर्थात हम लोग यहाँ पर, चलो इसी से बताते हैं, 8 12 24 से, हाँ 8 12 24। तो हम लोग अगर समान श्रेणी क्रम की बात करें तो 2 4 सॉरी यहाँ पर 8 12 और 24, तो 12 8 20 20 40 44 ओम, यानी 44 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करेंगे। अगर इसे समांतर क्रम में रखेंगे तो समांतर क्रम में ध्यान रखना, तो 1/R बराबर 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपके पास 24। तो ये हो जाएगा आपके पास 8 त्रिका 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, तो 3 2 5 और 1 6। तो 1/R बराबर 6/24, अर्थात 6 एकम 6 6 जो को 24। तो R बराबर हम लोग कहेंगे 4 ओम। अब एक चीज ध्यान रखना, अभी इनका कहना क्या है, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में दो लाभों का आप लोग उल्लेख कीजिए। तो आपको पता है सबसे पहली बात तो श्रेणी क्रम में जब हम लोग प्रतिरोध को रखते हैं तो प्रतिरोध का मान बहुत अधिक प्राप्त करते हैं,
जबकि समांतर क्रम में रखने पर तुल्य प्रतिरोध हम लोग कम प्राप्त करते हैं। अगर श्रेणी क्रम में हम लोग रखेंगे परिपथ को तो प्रतिरोध का मान बहुत अधिक होने के कारण बहुत अधिक होता है, इसी कारण का ऊष्मा बहुत अधिक उत्पन्न हो जाए जिससे कि विद्युत उपकरण फ्यूज हो जाए। ठीक है, इसलिए अगर हम लोग समांतर क्रम में रखेंगे तो इसमें एक न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करते हैं और ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है, जिससे कि आवश्यक उपकरण नहीं खराब होते हैं। इसमें उपकरण खराब होने का भय ज़्यादा है, इसके उपकरण खराब होने का भय कम है। ठीक है, नंबर 1 लाभ क्या है? तो नंबर 1 लाभ ये है कि समांतर क्रम में हम लोग न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करते हैं, जिससे अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है और मतलब विद्युत उपकरण है वो खराब नहीं होते हैं। हाँ, दूसरा और क्या है, एक चीज और ध्यान रखना, इसीलिए हम लोग घरेलू जो परिपथ है, घरेलू परिपथ में हम लोग श्रेणी क्रम की बजाय समांतर क्रम में हम लोग परिपथ जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम का मतलब क्या है, अगर ये खराब है तो फिर आगे धारा प्रवाहित नहीं होगी और सभी उपकरण नहीं चलेंगे। ठीक है, और समांतर क्रम का क्या है, अगर कोई एक उपकरण खराब है तो और भी उपकरण काम करेंगे। इसीलिए हमारे पास हम लोग कहते हैं कि हमारे पास यही प्रॉफिट है। फिर से एक बार समझो, इसमें कम प्रतिरोध, कम ऊष्मा, उपकरण खराब नहीं होंगे। इसमें एक उपकरण खराब होने से बाकी उपकरण काम करेंगे, इसमें एक उपकरण खराब होने से बाकी उपकरण काम नहीं करेंगे। बस मेन पॉइंट हो गया जो आपको चाहिए। इसके बाद प्रवाहित धारा तथा परिपथ में संपूर्ण धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो चित्र में आ जाओ आप लोग। इसमें अब देखो यहाँ पर 8 वोल्ट की एक बैटरी है जिससे धारा प्रवाहित होकर इसमें जा रही है। धारा यहाँ पर 3 भागों में बट रही है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। धारा का बटना मतलब पार्श्व क्रम, समांतर क्रम। अगर धारा एक ही परिपथ से होकर जा रही है तो उसे श्रेणी क्रम, और धारा अगर बट जाए तो उसे कहते हैं समांतर क्रम। तो देखो धारा यहाँ पर बट रही है, इसमें धारा 1 धारा 2 धारा 3 धारा अलग अलग बट रही है, तो हम लोग कहेंगे ये पार्श्व क्रम नहीं समांतर क्रम। और समांतर क्रम हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है R बराबर 4 ओम। ठीक है, और V बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, V बराबर दिया गया हमारे पास 8 वोल्ट। अब इनका कहना है कि प्रत्येक, समझना आप लोग, इनका कहना क्या है, इनका कहना है कि प्रत्येक दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा तथा संपूर्ण धारा का मान आप लोग ज्ञात कीजिए। पहले संपूर्ण धारा का मान ज्ञात करते हैं, तो हम लोग लगा देंगे यहाँ पर ओम का नियम। ओम के नियम के अकॉर्डिंग हमारे पास होता है V बटे I बराबर R। V की जगह रखेंगे 8 और I तो हम लोग ज्ञात करेंगे और R की जगह हम लोग रखेंगे 4। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो I बराबर 2 एम्पियर। तो I बराबर हम लोग कितना प्राप्त कर लेंगे, I बराबर जो है 2 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है ना, 2 एम्पियर। अब देखो प्रत्येक प्रतिरोध में हम लोग ज्ञात करेंगे, प्रत्येक प्रतिरोध में ज्ञात करेंगे हम लोग। तो ये तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, I बराबर क्या है 2 एम्पियर, जो कि संपूर्ण परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, संपूर्ण परिपथ में। अब हम लोग इसी प्रकार अगर हम लोग I1 की बात करें, ध्यान रखना, I1 की बात करें तो ये जगह V बटे R1। ठीक, तो I1 बराबर V की जगह तो हमारे पास RT है, R1 की जगह हमारे पास क्या है, V की जगह RT है, R1 की जगह 8 है, तो 8 एकम 8, तो I1 बराबर 1 एम्पियर। हाँ, इसी प्रकार I2 बराबर V बटे R2, तो I2 बराबर V की जगह तो 8 ही है और R2 की जगह है 12, तो ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12, अर्थात भागना खाई 0, 3 छः 18, 3 छः 18 एम्पियर। और इसी प्रकार I3 बराबर V बटे R3, तो V का मान तो 8 ही है, R3 का मान क्या है 24, 8 का 8 का 24, तो I3 बराबर हम लोग कहेंगे 0.33 एम्पियर। तो बस हम लोग प्रत्येक का प्रतिरोध भी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। एक आंसर हमारे पास ये है I3, एक I1 और एक I2। ठीक, ये ज्ञात कर लिया हम लोगों ने। अब आगे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक घर में 50 वाट की 2 ट्यूबलाइट, 50 वाट के 2 पंखे, 200 वाट एक फ्रिज तथा 1 किलोवाट का एक हीटर सब समय पर प्रयुक्त होता है। यदि घर को
विद्युत आपूर्ति 250 पर की जा रही हो तो मीटर से ली जाने वाली अधिकतम धारा की गणना कीजिए जिससे उपयुक्त रेटिंग का फ्यूज परिपथ में लगाया जा सके। आवश्यक परिपथ आरेख बनाकर इस संयोजन को भी दिखाइए। एक घर में 50 वाट की दो ट्यूब लाइट, 50 वाट की दो ट्यूब लाइट, तो उत्तर 4। अब लिखोगे उत्तर 4, ठीक। तो ट्यूब लाइट बराबर 50, हाँ, ट्यूब लाइट बराबर 50 नहीं, ट्यूब लाइट बराबर 2, ट्यूब लाइट बराबर 2 अर्थात ये हो गए कितने वाट के, 100 वाट के हो गए, 50 100 वाट के, हाँ। 50 वाट के दो पंखे, तो पंखे बराबर 2 अर्थात ये भी हो गए 100 वाट के। एक फ्रिज 1 किलोवाट, एक फ्रिज, तो जो फ्रिज है, फ्रिज जो है वो 1 किलोवाट, 1 किलोवाट अर्थात 1000 वाट, ठीक। समय समय पर प्रयुक्त होते हैं यदि घर को विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट पर की जा रही है, सॉरी 250 वोल्ट पर, तो V बराबर 250 वोल्ट पर की जा रही हो तो मीटर से ली जाने वाले अधिकतम धारा की गणना कीजिए। अधिकतम धारा की गणना कीजिए I बराबर क्वेश्चन मार्क। एक बार रीचेक करते जरा सही सही है। 50 वाट के दो ट्यूबलाइट, ठीक है, और एक घर में, और 50 दो पंखे हैं, 100 हो गए, ठीक है। 200 वाट का एक फ्रिज, और ये गलत हो गया दोस्तों, 200 वाट का फ्रिज, फ्रिज जो है 200 वाट, 200 वाट का फ्रिज, और हीटर जो है 1 किलो वाट, तो हीटर जो है वो है आपका 1 किलो वाट अर्थात 1000 वाट। यहाँ पर देखो कुल हम लोग शक्ति ज्ञात कर लेंगे, देखो कुल शक्ति, हाँ, कुल शक्ति तो हम लोग कुल P यानी हमारे पास हो जाएगा 100 ये प्लस 200 ये हमारे पास 200 और प्लस 1000 ये, ठीक, 1000 ये हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास P का जो मान है 100 और 200 400 1400, तो क्या है हमारे पास 1400, सही है, सही है। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है P बराबर VI, P बराबर VI, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। जब इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो P के जगह लिखेंगे हम लोग 1400, P के जगह लिखेंगे हम लोग 1400 बराबर V के जगह 250 और I, इसको बटे में पहुंचा दो, I बराबर 1400 बटे 250, 10 से 10 कैंसिल कर दो। अब जो है हम लोग I बराबर 140 बटे 25, तो हम लोग कहेंगे I बराबर 25 चौको 100, 25 चौको 100 और बचा 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, तो समथिंग 5 बार, मतलब 140 भागित 25, हाँ, 25 पंचे 125 और ये 10 से 5 और 1 दशमलव लगा के 0 बढ़ाया, 25 छक्का 150, तो ये जगह 5.6, कितना आ जाएगा 5.6, ये हो जाएगा एम्पियर। तो ये तो हो गया हमारे पास एक आंसर। यही तो कहना था कि अधिकतम धारा की गणना कीजिए, ठीक, अधिकतम गणना की धारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 5.6 एम्पियर, तो क्या है 5.6 एम्पियर, तो ये तो हो गए हमारे पास 5.6 एम्पियर की धारा। अब इनका कहना ये भी है कि विद्युत आवश्यक परिपथ बनाकर इसके संयोजन भी लिखिए, ठीक है, आवश्यक परिपथ बनाकर इसे ज्ञात भी करोगे आप लोग। और एक चीज इनको ये भी कहना कि फ्यूज रेटिंग परिपथ में, यानी जिससे कि फ्यूज रेटिंग परिपथ लगाया जा सके, गणना कीजिए फ्यूज रेटिंग। तो फ्यूज की जो रेटिंग है वो भी आप लोग गणना द्वारा आप लोग मतलब ज्ञात करोगे। चलो सबसे पहले तो आप लोग फ्यूज रेटिंग से पहले हम लोग एक काम करते हैं, परिपथ बनाते हैं। तो सबसे पहले एक हम लोग परिपथ जब बनाएंगे तो 3 वायर लेते हैं ना, समझना
3 वायर लेते हैं। एक वायर हम लोग, अब सबसे पहले जो यहाँ पर एक वायर हम नहीं दिखा रहे हैं, एक हम लोग प्लस के लिए एक माइनस के लिए, यानी एक पॉजिटिव के लिए ले रहे हैं और एक नेगेटिव के लिए ले रहे हैं, ठीक है। एक हमने न्यूट्रल रख दिया, हमने एक हमने प्लस ले लिया, एक नेगेटिव रख दिया, एक न्यूट्रल रख दिया हमने, ठीक है। समझना फिर से एक बार, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसी न्यूट्रल रख दिया हमने, ठीक, और इसे प्लस में रख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग समझना पहले, यहाँ पर हम लोग एक वायर और एक वायर, ये देखो चित्र में ये हमारे पास प्लस तार, ये माइनस तार है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने विद्युत मीटर को जोड़ दिया हमने, यहाँ पर ये वितरण बॉक्स है, यहाँ से विद्युत को वितरण करते हैं। देखो ये हमारे पास प्लस तार को ले गए और ये माइनस तार को ले गए, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने बना लिया क्या, देखो समझना, यहाँ पर हम लोग स्विचों को लगा दिया हमने, वितरण स्विच है, ये है वितरण स्विच। वितरण स्विच का मतलब ये स्विच हमने लगा दिया एक ट्यूबलाइट के लिए, ये स्विच लगा दिया हमने दूसरे ट्यूबलाइट के लिए, ये हमने लगा दिया 2 पंखों के लिए, ये फैन के लिए, दोनों के दोनों फैन के लिए हो गए, ठीक है। फैन के लिए एक प्लस, देखो एक तार आप लोग पी से एक तार माइनस, एक तार पी से एक तार एन से जोड़ोगे। और ये देखो फ्रिज, फ्रिज में हम लोगों ने इसका कनेक्शन कर देते हैं, कनेक्शन नहीं किया अभी तक हमने, इसका कनेक्शन इससे कर देंगे और इसका कनेक्शन इससे कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम लोग भूसंपर्क, 3 प्लग वाला लिया, भूसंपर्क कर दिया हमने, इसको किससे जोड़ दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया, जैसे आवश्यक उपकरण जो है बच सके। तो ये हमारे पास परिपथ हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा इसका अथवा, तो इसका अथवा जो है, विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बल्ब में नाइट्रोजन या आर्गन गैस क्यों भरी जाती है, सिद्ध कीजिए कि बल्ब की सामर्थ्य उसके तंतु के प्रतिरोध को व्युत्क्रमण होती है। चलो पहले इतने को शॉर्ट कर लो आप लोग। हम लोग करेंगे अथवा, अगर हम लोग चौथे का नहीं करेंगे मतलब तो फिर अथवा करेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, उत्तर 4 और अथवा, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, उत्तर 4 और अथवा। तो इस प्रकार से लिखेंगे उत्तर 4 और अथवा। तो 4 के अथवा में क्या है, 4 के अथवा में है विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बल्ब में नाइट्रोजन या आर्गन गैस क्यों भरी जाती है, सिद्ध कीजिए कि बल्ब की सामर्थ्य उसके तंतु के प्रतिरोध के व्युत्क्रमणानुपाती होती है। समझना, जैसे कोई एक, जैसे मान लो आपको बताते हैं इस प्रकार से कोई एक बल्ब है, ठीक, कोई एक ये बल्ब है, कोई एक ये बल्ब है। अब इस बल्ब में हम लोग जानते हैं जब बल्ब जलाते हैं तो जब ये बल्ब जलता है तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसमें क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। और अगर हम लोग इसके अंदर, सबसे पहले तो इस काम क्या है, पहले सुनो, विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको बता दें कि पहला आंसर क्या है, पहला आंसर है जूल ऊष्मा के नियम पर यह कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जूल ऊष्मा के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब जब बल्ब को जलाते हैं, जब बल्ब को जलाते हैं तो जब बल्ब जलता है तो इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस प्रकार से ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब बल्ब, लाइट जलती है ना, तो लाइट जलते समय इसमें उत्पन्न ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसका तापमान बहुत अधिक हो जाए, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर इसके अंदर, अगर हम लोग बल्ब के अंदर हम लोग नाइट्रोजन या फिर आर्गन गैस भरते हैं हम लोग, या तो फिर आर्गन गैस भरते हैं, अगर ये नहीं भरेंगे, नाइट्रोजन या आर्गन गैस हम लोग नहीं भरेंगे, तो फिर ऑक्सीजन इसके साथ ऑक्सीजन अगर गैस भर देंगे तो ऑक्सीजन जो है वो ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक है,
बहुत अच्छा सुचालक है। तो ऑक्सीजन क्रिया कर लेती है ऊष्मा के साथ और ये बल्ब को गर्म कर देती है। जब बल्ब को गर्म कर देगी तो फिर ब्लास्ट होना है, फिर फटना है। इसलिए बचने के लिए हम लोग कहीं बल्ब जल्दी फट ना जाए, ब्लास्ट ना हो जाए, इससे बचने के लिए हम लोग इसके अंदर नाइट्रोजन आर्गन गैस भरते हैं। क्लियर? हाँ, फिर इसके बाद इनका कहना है कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वही है जूल ऊष्मा के नियम पर यह कार्य करता है। ठीक है, जूल ऊष्मा के नियम पर यह कार्य करता है। हाँ, सिद्ध कीजिए कि बल्ब की सामर्थ्य उसके तंतु के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। तो समझना, सबसे पहले एक फार्मूला तो हम लोग जानते हैं, और फार्मूला जानते हैं H अनुक्रमानुपाती I²RT। ये फार्मूला तो हम लोग पढ़े ही हो। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं, देखो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, इससे कोई मतलब नहीं अभी, ये तो हमारे पास ऊष्मा के लिए है, ऊष्मा के लिए। हाँ, तो हम लोग जानते हैं P बराबर हमारे पास होता है I²R। क्या होता है? I²R। वैसे अगर हम लोग इसकी तुलना करेंगे तो H बराबर देखो PT दिखा सकते हैं हम लोग, मतलब H अनुक्रमानुपाती हम लोग क्या दिखा सकते हैं? I² की जगह P लिख सकते हैं, तो PT भी दिखा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये छोड़ो, हमें इससे मतलब है P बराबर I²R। अब ओम के नियम से हम लोग जानते हैं कि ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है कि V बटे I बराबर R, या फिर हम लोग कहेंगे I बराबर V बटे R। तो यहाँ पर हम लोग P बराबर ये लिखेंगे V बटे R का होल स्क्वायर इंटू R। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे P बराबर V स्क्वायर बटे R स्क्वायर इंटू R। एक R से एक R कैंसिल, तो P बराबर V स्क्वायर बटे R। समझना, जब हम लोग अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो एक नेतांग लेते हैं। अब जब हम लोग बराबर हटाते हैं तो एक अनुक्रमानुपाती यानी लेते हैं। मतलब समझना आप लोग, जहाँ P जो है ये अनुक्रमानुपाती है V स्क्वायर के, और P जो है ये व्युत्क्रमानुपाती है 1/R के। बस यही इनको प्रूफ करके देना था। तो P जो है ये क्या है? सामर्थ्य है। और R क्या है? R जो है ये प्रतिरोध है। और P देखो प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, बटे का मतलब होता है व्युत्क्रम, तो P व्युत्क्रम है प्रतिरोध के। तो बस यही इनका प्रूफ करके इनको देना था। इसके बाद देखो उपखंड खा, समीकरण को संतुलित कीजिए। क्या है? H2SO4। समझना, हम लोग करेंगे उत्तर 5 का, तो उत्तर 5 का और पहला में है H2SO4 प्लस NaOH रिएक्शन Na2SO4 प्लस H2O। फिर दूसरा है MgCl2 प्लस AgNO3 रिएक्शन MgNO2 प्लस, इसमें तो लिख ही दिया है इन्होंने 2AgCl। हाँ, तो इनका कहना है कि इनका कहना ये है कि इसमें से इसको रिएक्शन थोड़ा सा आपको पीछे बैक सेट तीसरा थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। सेट तीसरे में भी क्या ऐसे ही दिया गया था? सेट तीसरे में क्वेश्चन में कुछ ऐसे सेम हमें लग रहे हैं कि सेट तीसरे में भी सेम ऐसे कुछ दिए गए थे। हाँ, विकार उत्पाद का नाम, हाँ, सेट तीसरे के सेम टू सेम सेट तीसरे की तरह ही है। देखो, सबसे पहली बात तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन है इसमें से, तो Na2। Na इसमें कितनी बार? 2 बार। तुरंत 2 का गुणा करो, 2 का गुणा करते ही Na की बैलेंसी हो गई, OH की बैलेंसी बिगड़ गई। OH हमारे पास O कितनी बार है यहाँ पर? 2 बार, और 4 6 बार। O कितने बार है हमारे पास? 4 बार, और 1 बार 5 बार। 2 से गुणा करते ही O 2 और 4 6 बार। O की बैलेंसी कंप्लीट। H कितने बार? 2 और 2 4 बार। H कितने बार? 2 2 4। H की बैलेंस कंप्लीट। H बैलेंस कंप्लीट। MgCl2 और Cl इसमें 2 बार है, देखो 2, बैलेंस कंप्लीट। Ag 1 बार है, Ag 2 बार है, तुरंत 2 से गुणा करो। 2 से गुणा करते Ag 2 बार और Ag 2 बार, Cl 2 बार, Cl 2 बार। लेकिन N की बैलेंस बिगड़ गई। N कितनी बार है? देखो N 2 बार है। ठीक है, N 2 बार है, यहाँ पर N 1 बार है, तो तुरंत 2 का गुणा करो। 2 से गुणा करते ही यहाँ पर O कितनी बार है? O है आपके पास, अब Mg देखो 2 बार करोगे तो सब में 2 2 का गुणा करेंगे तब तो 2 कॉमन ही है। नहीं, 200 फिर तो कॉमन ही हो गया, 2 2 2 2। हाँ, तो 2 2
फिर से एक बार दो दो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले तो फिर से बताओ सबसे बड़ा कौन है, पहले ये देखोगे आप लोग, सबसे बड़ा कौन है ये देखोगे। तो Mg Cl2 बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास AgNO3 ये भी ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए MgNO3 का होल ट्वाइस होना चाहिए, ठीक है। दोबारा उसको हम लोग दोबारा बैलेंस करते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पर Mg एक बार बैलेंस कंप्लीट, Cl दो बार बैलेंस कंप्लीट, Ag में 2 का गुणा करो, Ag दो बार बैलेंस कंप्लीट, N कितनी बार, N यहाँ पर देखो 2 बार, तो N यहाँ पर 2 बार, O 3 दूनी 6 बार, O 3 दूनी 6 बार, बैलेंस कंप्लीट, ठीक है। अब देखो आप लोग यहाँ पर आपके पास लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में खा, 5 में खा देखो तो लिखेंगे उत्तर 5 और खा। 5 के खा में है कि ZnH2SO4 Zn प्लस H2SO4 रिएक्शन ZnSO4 प्लस H2 जो है गैस में अभिकारक तथा उत्पाद बताइए, अभिकारक तथा उत्पाद बताइए। ध्यान रखना कि रिएक्शन के इधर जो मान हो उसे कहते हैं हम लोग अभिकारक, रिएक्शन के इधर जो मान हो इसे कहते हैं अभिकारक, और रिएक्शन के जो बाद वाला मान हो उसे कहते हैं उत्पाद। तो हम लोग कहेंगे अभिकारक कौन कौन है, अभिकारक कौन कौन है, अभिकारक तो अभिकारक है Zn और H2SO4, ये क्या है हमारे पास अभिकारक। और रिएक्शन के बाद के जो अक्षर है उसको हम लोग कहते हैं उत्पाद। तो उत्पाद में कौन है, उत्पाद में है H2 और ZnSO4, ये क्या है उत्पाद। क्लियर, रिएक्शन के इधर को अभिकारक, रिएक्शन को उधर को कहते हैं उत्पाद। इसके बाद अमोनियम क्लोराइड के ऊष्म वियोजन की अभिक्रियता बनने वाले पदार्थों के नाम लिखिए। देखो अमोनियम क्लोराइड तो हम लोग लिखेंगे इसका दूसरा, हाँ 5वें खा का ये पहला और ये दूसरा। सबसे पहली बात तो इनका कहना क्या है, अमोनियम क्लोराइड के ऊष्म, अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला बताते हैं आपको कि अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है। अमोनियम क्लोराइड, देखो अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4Cl। इनका कहना है कि NH4Cl का ऊष्मी अपघटन, ऊष्मी अपघटन का मतलब क्या होता है, गर्म करने पर, और जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो अपने अणुओं में टूटता है, उसे हम लोग कहते हैं ऊष्मी अपघटन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना कि यहाँ पर हमारे पास ये बनेगा NH3, क्योंकि ये होता है अमोनिया, इसे कहते हैं अमोनिया, इसे कहते हैं अमोनिया, अमोनिया। और प्लस देखो H 4 बार है, 3 बार यहाँ पर है, तो एक H और Cl, HCl ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो N एक बार H 4 बार, 3 और 1 4 बार और Cl, तो इस जगह अमोनियम क्लोराइड जब इसका ऊष्मीय अपघटन करेंगे तो बनेगा अमोनिया और Cl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इससे उत्पाद से क्या बनता है, एक अमोनिया गैस बनती है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, ठीक है यही। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 का IUPAC नेम बताना आपको, तो लिखोगे उत्तर 6 का उत्तर 6 के का में है IUPAC नेम। तो ये है C और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहली बात तो इसका नामकरण जब करेंगे तो मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन होने पर हम लिखते हैं प्रोप, एक बॉन्ड होने पर होता है एन तो प्रोपेन, और CO होने पर होता है ऑन तो प्रोपेनॉन। तो क्या हो जाएगा प्रोपेनॉन, और प्रोपेन कितने पर 1 2 1 2, तो प्रोपेनॉन, नॉन कितने पर 2 पर, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन 2, ठीक है ये हो जाएगा प्रोपेनॉन 2। अब देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा, इसी का ही दूसरा है, दूसरे में है कि C 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
यहाँ पर एच एच एच, सब में एच एच है, ठीक है, सब में एच एच है, सब में एच एच है। इधर भी एच एच है लेकिन ओ एच भी है, ओ एच। हाँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब इसकी गिनती गिनोगे तो ये जाएगा मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, तो ये हो जाएगा हेक्स। और सिंगल बॉन्ड होने पर होता है एन, तो हेक्सेन। ओएच होने पर होता है ऑल, तो हेक्सेनॉल। और नॉल कितने पर है? एक पर। देखो ओएच कितने कार्बन पर है? एक कार्बन पर, तो हम लोग कहेंगे हेक्सेनॉल एक। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग खा। क्वेश्चन नंबर खा में क्या है कि अम्ल तथा क्षारक की प्रबलता तथा आयनन की मात्रा से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो अम्ल किसे कहते हैं? जो जली विलयन में OH, जो जली विलयन में H धनायन दे, OH नहीं, H धनायन दे, उसे अम्ल कहते हैं। जो जली विलयन में OH ऋणायन दे, उसे क्षार कहते हैं। और आयनन किसे कहते हैं? कोई भी यौगिक का अपने आयनों में टूटना, उसे आयनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आयनन कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई अभिक्रिया है नहीं है, जैसे समझना आप लोग। अब लोगों का है उत्तर 6 का खा। हाँ, उत्तर 6 का खा। 6 के खा में क्या है समझना। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं? जो जली विलयन में H धनायन दे, उसे अम्ल कहते हैं। क्षार किसे कहते हैं? जो जली विलयन में OH ऋणायन दे, उसे क्षार कहते हैं। अब जैसे मान लो कि आपके पास NaCl है, ठीक है, NaCl है, इसे हम लोग इसका अपघटन करेंगे तो हो जाएगा Na धनायन प्लस Cl ऋणायन, इसे कहते हैं आयनन। तो जब कोई यौगिक अपने आयनों में टूटता है तो उसे हम लोग आयनन अभिक्रिया कहते हैं, उसे कहते हैं आयनन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन आगे नेक्स्ट, उससे पहले काम करो, इतनी को आप लोग शॉर्ट जरा करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग करोगे 7 में का 7, टिप्पणी कीजिए। नंबर 1, योगात्मक एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो योगात्मक एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर एक यौगिक का निर्माण करें, उसे कहते हैं हम लोग योगात्मक अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल समझना, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम लोगों ने किया था NH3 प्लस HCl, रिएक्शन क्या हो जाएगा? NH4Cl। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जैसे कोई एक यौगिक हो, एक यौगिक अगर दो या दो से अधिक तत्वों में यौगिक में टूट जाए तो उसे कहते हैं हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें देखो दो या दो से अधिक यौगिक या तत्व आपस में जुड़कर अगर एक यौगिक का निर्माण करें, उसे हम लोग योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें किसी एक तत्व या यौगिक का अगर एक किसी भी यौगिक से एक तत्व या एक यौगिक अगर प्रतिस्थापित हो जाए, हट जाए, एक या यौगिक मतलब कुछ भी एक हो, या फिर से समझो, कोई भी यौगिक हो, उसमें से यौगिक या तत्वों का प्रतिस्थापित होना, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक, उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें देखो यहाँ पर ये NH3 से HCl ये प्रतिस्थापित हो गया, ठीक है। तो यौगिकों का या तत्वों का प्रतिस्थापित होना प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद देखो इसमें गा नंबर में है मिसेल। गा नंबर में क्या है? मिसेल। तो गा नंबर में हेडिंग क्या डालोगे? सॉरी, गा नंबर है, खा नंबर है। खा नंबर में क्या है? मिसेल। तो हेडिंग डालोगे मिसेल। मिसेल किसे कहते हैं समझना। जैसे मान लो कि जब ये कोई पात्र है, ये कोई पात्र है, इस पात्र में हम लोग पहले पानी लेते हैं, फिर साबुन को घोलते हैं। जब साबुन के घोलते हैं तो साबुन के दो अणु इसमें विस्तृत होते हैं। साबुन का सूत्र क्या होता है पहले ये बताते हैं आपको। साबुन का सूत्र क्या होता है बताते हैं आपको। C17H35, C17H35 COONA। Na होता है धन आयन और COO ये होता है ऋणायन, और ये आपके पास हाइड्रोकार्बन पूंछ है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन पूंछ। जब साबुन को जल में घोलते हैं तो साबुन के दो अणु होते हैं, एक होता है जल रागी, एक होता है जल विरागी। जिन्हें जल से स्नेह प्रेम हो उसे जल रागी, और जिन्हें जल से स्नेह प्रेम ना हो उसे कहते हैं जल रागी, जल विरागी। जो आयनिक सिरा है ये जल रागी होते हैं, जल के अंदर ये जल के साथ घुल जाते हैं, जल के साथ घुल के। और जो हाइड्रोकार्बन पूंछ है ये जल के बाहरी सतह पर होते हैं, जो कि एक पूंछ के निर्माण के रूप में होते हैं, ठीक है। इन्हें ही मिसेल कहते हैं। समझना सबसे पहले, फिर से एक बार आपको दोबारा समझाते हैं तो समझ में आए आपको। जब
साबुन को जल में घोलते हैं तो साबुन अपने आयनों में टूट जाते हैं। वो एक होता है आपका जल रागी, एक होता है जल विरागी। जिससे जल से स्नेह हो वो जल रागी, जिसे जल से स्नेह प्रेम ना हो उसे जल विरागी। इसमें से हाइड्रोकार्बन पूछ जो है ये जल विरागी है, क्योंकि इस जल से कोई भी स्नेह प्रेम नहीं है। और जो Na पॉजिटिव है ये जल रागी, इसे जल से बहुत स्नेह प्रेम है। जब इस साबुन को हम लोग इसमें घोलने के बाद यहाँ पर जब कपड़े को घोलते हैं, कपड़ों में होता है तेल, ग्रीस, मैल वगैरह इसमें होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि साबुन में होते हैं आपके पास नेगेटिव सिरा। तो सुनना फिर से एक बार, तो मिसेल किसे कहते हैं? तो जब साबुन को हम लोग जल में घोलते हैं, जल में घोलते साबुन के दो अणु बन जाते हैं, एक आयनिक सिरा और एक होता है आपके पास हाइड्रोकार्बन सिरा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन सिरा जो होता है वो जल विरागी होता है, उन्हें जल से कोई प्रेम स्नेह नहीं होता है। और ये धनायन सिरा जो है ना, ये जल रागी होता है, जल जल स्नेही होता है, इसे जल से बहुत प्रेम स्नेह होते हैं। ये जल में घुल जाते हैं। घुलने के बाद क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन पूंछ है, अब ये समझना, जैसे मान लो कि यहाँ पर आपके पास ये कपड़े हैं, ठीक है, ये क्या है, कपड़े हैं। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन पूंछ ने क्या किया कि इन कपड़ों पर किया अटैक, इन कपड़ों पर किया अटैक, ठीक, इन कपड़ों पर किया अटैक। अटैक करते ही अब क्या हुआ कि ये हाइड्रोकार्बन पूंछ और कपड़े के जो मैल है, यहाँ पर जो कपड़ों के मैल है, इन दोनों से हो गई बहुत मित्रता, दोस्ती। अब ये क्या हो गया कि ये दोनों आपस में एक सहसंयोजी बंध द्वारा आपस में जुड़ गए। आपस में जुड़ जाने के कारण अब इन दोनों को छुड़ाना बहुत मुश्किल है। अब जो हाइड्रोकार्बन पूंछ के साथ जो आयनिक सिरा है, हाइड्रोकार्बन पूंछ के साथ जो आयनिक सिरा है, अब आयनिक सिरा का कहना है कि भाई तुम तो मेरे साथ दोस्ती रखते हो, तुम फिर यहाँ पर क्यों आ गए, इसके साथ क्यों जाके मिल गए, तो फिर तुम हमारे साथ। फिर ये क्या करता है, ये इसको खींचने लगता है, ये इसको खींचने लगता है और ये दोनों आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ जाते हैं, सहसंयोजित बंध द्वारा जुड़ जाते हैं, जिसके कारण जब इस धनायन का होता है खिंचाव के कारण ये मैल जो है कपड़ों से छूट जाते हैं। इस प्रकार से कपड़े साफ हो जाते हैं। इसे मिसेल कहते हैं। तो मिसेल दो शब्दों में कैसे कहोगे? जब साबुन को जल में घोलते हैं तो साबुन अपने आयनों में टूट जाता है। एक होता है धनायन सिरा, एक होता है आपके हाइड्रोकार्बन सिरा। धनायन सिरा जल रागी, हाइड्रोकार्बन सिरा जल विरागी, ठीक है। और इस प्रकार से मिसेल, ये जो हाइड्रोकार्बन सिरा ये तो एक गुच्छों का रूप ले लेती है और जिसे हम लोग कहते हैं मिसेल, इसे कहते हैं मिसेल, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपके पास है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो साथ में गा में आप लोग हेडिंग डालोगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। उत्तर 7 और गा हेडिंग डालोगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? कोई एक अम्ल ले लो, जैसे मान लो हमने ले लिया HCl, कोई एक क्षार ले लो तो हम ले लेंगे NaOH, इसकी अभिक्रिया करा दो तो ये बनेगा NaCl प्लस ये बनेगा H2O, क्योंकि OH और AH तो बनेगा H2O और Na और Cl हो जाएगा NaCl। तो इसे कहते हैं हम लोग लवण, इसे कहते हैं हम लोग लवण और इसे कहते हैं हम लोग जल। तो जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। मतलब समझना, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, बात खत्म। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब आता है सातवें का अथवा में व्यंजक चूर्ण के दो उपयोग लिखिए। व्यंजक चूर्ण का उपयोग क्या होता है कि एक तो होता है जल को शुद्धिकरण करने में, एक होता है लकड़ियों से रंग उड़ाने में, एक कपड़ों से रंग उड़ाने में, एक चेहरे से रंग उड़ाने में, ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं। संक्षरण क्या है? संक्षरण क्या है? जब धातु, कोई भी धातु हो, अम्ल या नमी के संपर्क में आती है तो वो फिर धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसके निवारण की दो विधियां लिखी है। तो संक्षारण से बचने के दो उपाय है। कई उपाय है देखो, एक जिंक लेपन करना मतलब एसिड लेपन, और एक आपका पेंट करके, एक ग्रीस लगाकर, तेल लगाकर, ये सब संक्षारण से बचने के उपाय हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस पे करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस छतों को चिकनाई में लाने में, दीवारों को चिकनाई लाने में, इसके बाद डॉक्टर जो है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसे प्लास्टर के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आता है उपखंड गा, पाचन क्रिया से आप क्या समझते हैं? पाचन क्रिया से आप क्या समझते हैं?
देखो पाचन क्रिया, जब हम लोग भोजन करते हैं उस भोजन को हम लोग पचाते हैं, इस क्रिया को पाचन क्रिया कहते हैं। ठीक है, पहले भोजन करना, भोजन करने के बाद श्वसन करना, श्वसन करने के बाद उस भोजन को ऑक्सीजन की सहायता से उस भोजन को पचाना, पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालना, इसे पाचन क्रिया कहते हैं। पाचन तंत्र क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? पाचन क्रिया दो होठों से शुरू होती है, मुख या मुख गुहा से शुरू होती है। ठीक है, मुख गुहा, मुख में दो होठ होते हैं जो मुख को घेर के रखती है। इसके बाद आपका होता है दांत। दांत मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है रदनक जो भोजन को कुतरते हैं, एक होता है आपके पास रदनक कृंतक जो भोजन को चीरना फाड़ना ऐसा काम होता है। इसके बाद कृंतक जो भोजन को पीसते हैं, और इसके बाद होता है चबाणक जो भोजन को पूरी तरह चबाते हैं। इसके बाद का हिस्सा जो है जीभ। जीभ क्या करती है? जीभ भोजन का स्वाद चखती है, भोजन को उलटती पलटती है और भोजन को गोल लेई जैसा बना लेती है। इसके बाद टाइलोइन एंजाइम, यहाँ पर टाइलोइन एंजाइम का काम क्या होता है? भोजन के ऊपर लार जैसे जमाना और उस भोजन को निगलने में फिर सहायता करने से पाचन क्रिया ठीक ठाक हो। ठीक है और इसके बाद भोजन कहाँ पहुंच जाते हैं? भोजन पहुंचता हमारा ग्रसनी पर। ग्रसनी से होता हुआ भोजन कहाँ पहुंचता है? ग्रास नली। ग्रास नली से होता हुआ भोजन कहाँ पहुंचता है? हमारे पास लीवर में, सॉरी हाँ लीवर में। लीवर का मतलब होता है हमारे पास यकृत में। यकृत से भोजन कुछ समय पर रहकर वहाँ पर भोजन का स्वांगीकरण वगैरह शुरू हो जाता है, पाचन क्रिया शुरू हो जाती है वहाँ पर। और इसके बाद भोजन कहाँ पहुँचता है? भोजन आमाशय में। आमाशय में आपके पास भोजन पहुंचने के बाद वहाँ पर पित्ताशय से पित्तरस से उसकी पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। फिर भोजन कहाँ पहुंचता है? भोजन पहुंचता है छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन लगभग 6 घंटे तक रहती है वहाँ पर बैठे भोजन। इस कारण से हम लोग अगर बाई चांस अगर हम लोग कभी कभी खेलते समय या कुछ करते समय हम लोग भोजन नहीं करते हैं, तब भी हम लोग बिना भोजन किए या फिर कभी व्रत रहते हैं तो फिर भी बिना भोजन हम लोग किए दिन भर हम लोग व्रत रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि भोजन इस समय कहाँ पर है? वो हमारे छोटी आंत में है। और छोटी आंत में भोजन कब तक भोजन रहता है? वहाँ पर 6 घंटे तक भोजन रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, वहाँ पर छोटी आंत। फिर भोजन छोटी आंत से कहाँ पहुँचता है? बड़ी आंत। जैसे ही बड़ी आंत में भोजन पहुँचते ही हम लोगों का पेट में कुछ प्रेशर चालू हो जाता है। ठीक है, पेट में कुछ प्रेशर चालू होता है। इसके बाद बड़ी आंत से फिर गुदा, फिर मलद्वार से, गुदा द्वार से होता हुआ फिर भोजन बाहर निकल जाता है। इसे कहते हैं हम लोग पाचन क्रिया। ठीक है, अब देखो 9 खा में क्या है? विखंडन। तो लिखोगे आप लोग उत्तर 9 का खा। ठीक, क्या लिखोगे? उत्तर 9 और खा। 9 के खा में हेडिंग क्या डालोगे? विखंडन। कोई 2 करने हैं आप लोग, बोर्ड एग्जाम में 2 करोगे। ठीक है, विखंडन किसे कहते हैं? विखंडन का मतलब होता है कोई परिपक्व जीव है, जीव परिपक्व है, पूरी तरह से जीव तैयार है, फिर भी वो क्या करते हैं? अपने शरीर से धीरे धीरे एक जीव की उत्पत्ति करते हैं उसपे, और उस जीव का पुनः एक जन्म हो जाता है। जैसे आपके पास बता दें, आपका हाइड्रा जो है इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, पुनरुत्भवन। पुनरुत्भवन किसे कहते हैं? कोई भी जीव हो अपने शरीर, उस जीव को अगर काट दिया जाए और फिर भी नए जीव की उत्पत्ति हो जाए तो उसे भी कहते हैं पुनरुत्भवन। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे गान नंबर आप लोग हेडिंग क्या डालोगे? गान नंबर हेडिंग डालोगे पुनरुत्भवन या पुनरुत्भवन। पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है कि पुनरुद्ध मतलब उसके शरीर से। यहाँ पर विखंडन में क्या होता है कि एक जो जंतु है वो उसमें कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका का विभाजन होते ही वो 2 जंतु बन जाते हैं। तो एग्जैक्ट समझ में नहीं आता है कि कौन माँ है कौन शिशु है। ठीक है, कौन इसके जनक है और कौन शिशु है, नहीं समझ में आता है, उसे विखंडन कहते हैं। फिर से एक बार, अगर कोई भी जीव हो वो अपने कोशिका से विभाजित होकर एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, उसे विखंडन कहते हैं। पुनरुद्भवन किसे कहते हैं? जैसे आपका हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है कि जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा में अगर इसको हम लोग 20 से काट दें ना, इसको 20 से अगर काट दें तो इस भाग से भी एक नए हाइड्रा की उत्पत्ति हो जाएगी, और जिसके एग्जैक्ट हम लोग नहीं जान पाएंगे कि कौन इसके जनक है और कौन इसके जो शिशु है, संतान है, नहीं जान पाएंगे। इसे कहते हैं हम लोग पुनरुद्भवन। तो जब किसी जीव, कोई भी जीव हो, अगर उस जीव के शरीर को काट दिया जाए, 2 अलग कर दिया जाए और उससे अगर नए जीव की उत्पत्ति होती है तो उसे कहते हैं हम लोग पुनरुद्भवन। इसका फॉर एग्जांपल, इसका तो हाइड्रा प्लेन अगर नहीं करोगे ना तो इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है जोग। अगर जोग को ले लोगे ना तो जोग सबसे मस्त एग्जांपल है। जैसे जोग का शरीर इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से जोग को कभी भी आप लोग काट के देखना,
काट के देखोगे तो यहाँ पर तो दो जोग बन जाएंगे। दो जोग बनने का रीजन क्या है कि ये है इसका पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन के कारण यहाँ पर दो जोग बन जाते हैं। अगर जोग को 3 बार काटोगे ना तो 3 जोग बन जाएंगे। एग्जैक्ट हम लोग नहीं जान पाएंगे कि इसके कौन जनक है और कौन इसके शिशु है। तीनों के तीनों जोग बन जाएंगे। हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि एग्जैक्ट माँ कौन है, एग्जैक्ट इसके शिशु संतान कौन है, नहीं जान पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पुनरुद्ध भवन के कारण। पुनरुद्ध भवन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी जीव को उसके शरीर से अलग कर दिया जाए और नए जीव की उत्पत्ति हो जाए, उसे पुनरुद्ध भवन कहते हैं। अब देखो इसके बाद मुकुलन। मुकुलन किसे कहते हैं? मुकुलन का बेस्ट एग्जांपल भी हाइड्रा है। मुकुलन का मतलब होता है मुक निकालना, कली निकालना अपने शरीर से। फॉर एग्जांपल समझो पहले, जैसे इसको हटाते हैं। हाँ, जैसे मान लो कि हमने ले लिया हाइड्रा ले लिया हमने। सब समझना, हाइड्रा सबका एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये हाइड्रा है, ठीक है। अब ये हाइड्रा से एक शरीर से एक निकलेंगे मुख, मुख छोटा सा मुख। अब यही मुख होगी बड़ी इसी की, ये कली। इस कली जो है ये थोड़ी सी बड़ी होगी, इस प्रकार से बड़ी हो जाएगी। अब यही कली धीरे धीरे और बड़ी होती जाएगी। यही कली धीरे धीरे और बड़ी होती जाएगी। मान लो काफी बड़ी होती जाएगी। अब ये कली धीरे 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 बड़ी होकर अपने जनक के संतान अपने जनक से अलग होकर एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। उस जीव को ही हम लोग कहेंगे मुकुलन। अगर कोई जीव अपने शरीर से संतान की उत्पत्ति करे, अपने गर्भ से नहीं, अपने शरीर से अगर संतान की उत्पत्ति करे, तो इसे कहते हैं मुकुलन। इसे क्या कहते हैं? मुकुलन। इसके बाद देखो, एक पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, इसके विभिन्न भागों का कार्य का वर्णन कीजिए। एक पुष्प के बारे में आप बिल्कुल बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सेट 1 में, सेट 2 में, सेट 3 में लगातार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट 4 पढ़ रहे हैं, सेट 4 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब जो लिंक है, इसका लिंक प्लस इसके वही पे कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट वीडियो है उसके जो टाइमिंग है, टाइमिंग हमने जो आपका कमेंट सेक्शन है उसमें मैंने पिन करके रखा है। वहां पर क्लिक करते ही आप उस जगह पहुंच जाओगे जहां पर हम एक पुष्प के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वहीं पे पहुंच जाओगे। इसके प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दीजिए। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? जो पौधे जो होते हैं अपना भोजन सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, इसकी सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बाकी सब आंसर जो है आप लोगों को पता है, आप लोग इस देखोगे और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि समझने के बाद बोर्ड एग्जाम में हम लोग लिख पाएंगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम पर लिख पाएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण को परिभाषा दीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो जब पौधे अपना भोजन जिसकी सहायता से बनाते हैं, पौधे अपना भोजन किसकी सहायता से बनाते हैं? सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल आदि की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। भोजन बना के फिर पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके हमें क्या देती है? पौधे हमें देते हैं ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं। हम लोग ग्रहण करके फिर हम लोग क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और उस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। इसलिए दोनों का होना जरूरी है। अगर हमें रहना है तो हमें पेड़ पौधों को भी बचाना है। क्योंकि हम जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ग्रहण करके हमें वो क्या देंगे? ऑक्सीजन, जिसकी सहायता से हम जीवित रहेंगे, जिसकी सहायता से हम जीवित रहेंगे। इसीलिए पेड़ पौधे होना भी जरूरी है, ठीक है। सिंपल आंसर क्या है? पौधे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। इसे इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके बाद पौधों में जल, खनिज लवण, भोजन की परिवहन स्थानांतरण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। सबसे पहले आपको एक चीज समझाते हैं, पौधे का जल। तो पौधों में जैसे ये पौधे हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं कि ये कोई एक पौधा है, समझना आप लोग। हाँ, जैसे ये कोई एक पौधा है, ये पौधों की जड़ें हैं, ठीक, ये पौधों की जड़ें हैं। अब पौधों में क्या होता है कि पौधों की जड़ों में होती है जाइलम।
जाइलम का काम क्या होता है? जल का वहन करना, बहुत दूर स्थित जल को जड़ तक लाना, ये काम होता है जाइलम का। जाइलम, और यहाँ पर भोजन के रूप में जल को बनाने के बाद भोजन के रूप में जल को विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ये काम होता है फ्लोएम का। तो जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है जल का वहन करना, और फ्लोएम का काम क्या होता है? भोजन का वहन करना। ठीक है, भोजन का खनिज लवणों का काम भी होता है फ्लोएम का। ठीक है, तो पौधों में जल का वहन किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। भोजन का वहन किसके द्वारा? खनिज लवणों का वहन किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा करते हैं। ठीक है, बाकी जो है हम लोगों को, आप लोगों को कुछ बच्चों का कमेंट आता है कि सर जी बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो, आप बहुत स्पीड में बता रहे हो। देखो स्पीड, अच्छा स्पीड आपको लग रहा है तो यूट्यूब में एक सिस्टम भी है, यहाँ पर आपका 2 क्रॉस 1 क्रॉस 3 क्रॉस है, उसको क्रॉस कर लीजिए, स्लोली स्लोली बोलेंगे। ठीक है, देखो स्पीड में इसलिए है क्योंकि आप लोगों के मैथ की भी तैयारी कर रहे हो, आप लोग प्लस साइंस की भी तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों को स्पीड में बताने का रीज़न ये है कि आप लोग उससे मोटिवेट होकर आप लोग भी जानो कि हम लोग जब ये जब हम इस वीडियोस को समथिंग 1.5-2 घंटे में हम लोग देख रहे हैं, यही हम लोग क्यों ना इसी तरह आप लोग भी अपने भी स्पीड बना ले, अपने भी स्पीड बना ले, जिससे बोर्ड एग्जाम में 2 घंटे में हल करने की कोशिश करें। 3 घंटे हमारे लिए बहुत कम हो जाएंगे, तो 2 घंटे में क्यों ना हल करने की कोशिश करें। इसीलिए हम सोचते हैं कि आपको भी इस प्रकार से आपको मोटिवेट करें, इस प्रकार से आपसे हम क्वेश्चन को प्रोवाइड करें, इस प्रकार से हम आपसे बोले कि आप समझो कि सर बहुत स्पीड पढ़ा रहे हैं, मतलब आप भी अपनी स्पीड को बढ़ा लीजिए, अपनी स्पीड को बढ़ा लीजिए। अभी स्लो मोशन में हम लोगों को चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम बहुत नज़दीक है, हम लोगों को बहुत स्पीड चलने हैं, इसलिए थोड़ा सा आप लोग स्पीड को पकड़ लीजिए। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि हम इस प्रकार से और थोड़ा स्लो पढ़ाएं कि ऐसी स्पीड से पढ़ाएं। अगर आपको ज़्यादा स्पीड लग रही है तो हम स्लो कर देंगे, कोई बात नहीं। ठीक, तो आज हम लोगों ने सेट 4 EM को जल्द कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया है। ठीक है, और किसी को भी नोट्स वगैरह चाहिए तो फिर आप लोग टेलीग्राम पे मतलब मैसेज कर दीजिए। ठीक है, या कमेंट से मैसेज कर दिए तो हम उस पर प्रोवाइड कर देंगे, या आप लोग किसी भी, जैसे मान लो कि इंस्टाग्राम वगैरह किसी भी मैसेज कर सकते हैं आप लोग, तो हम उसे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में तुमने इतना ही, अब मिलेंगे सेट 5 EN में। तो आज की वीडियो में कोई भी डाउट हो जाए कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, हम उसको पूरी की पूरी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे जहाँ तक हमारा उम्मीद है। ठीक है, तो दोस्तों जय हिंद जय भारत, हम लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हर एक सेट में इस प्रकार से मिलते जरूर रहिए। अब टेक स्क्रीनशॉट।